गाइस, दिस इज हिमांशु अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ हाथरस गैंग रेप के बारे में। मगर इस गैंग रेप के अलावा और भी बहुत सारी रेप रिलेटेड मेरे पास बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये घटना है हाथरस जिले की, जो यूपी में पड़ता है और दिल्ली से तकरीबन 180 से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक लड़की के साथ यूपी में गैंग रेप हुआ और उसके बाद जब ये लड़की अपनी मम्मी को मिली तो बताया ये जा रहा है, इसकी मम्मी ने मीडिया में आके बोला कि उस समय ये लड़की बिल्कुल नेकेड थी, शी वॉज ऑल नेक्ड एंड उसके वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी प्राइवेट पार्ट से, टंग से। उसी हालात में उसकी मम्मी ने अपना दुपट्टा उस लड़की पे ओढ़ा और उसको उसी हालात में लोकल पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ पे जाके जब इन्होंने पुलिस वालों पे कंप्लेन लिखाने की कोशिश करी तो पुलिस वालों ने फर्स्ट इंस्टेंस में कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करी और उसके बाद बल्कि इनको ही ह्यूमिलिएट करके वापस भेज दिया। लेकिन जब आसपास के तनाव बढ़ा और वो दलित कम्युनिटी के थे, तो जब सारे दलित कम्युनिटी इकट्ठे हो गए तो पुलिस ने फिर एफआईआर लॉन्च करी सेक्शन 307 के तहत, अटेम्प्ट टू मर्डर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस लड़की को लोकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन शाम तक होते होते इस लड़की की थोड़ी हालत बिगड़ी और इसको जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में शिफ्ट किया गया। अगर जब वहाँ पे पुलिस ऑफिसर गए इसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, उस समय ये स्टेटमेंट नहीं दे पाई क्योंकि तब भी ये कॉन्शियस नहीं थी, स्टेटमेंट देने लायक नहीं थी। फिर 22 तारीख को इसकी फाइनल स्टेटमेंट एक और रिकॉर्ड की गई जिसमें सबसे पहली बार गैंग रेप का नाम आया और इस लड़की ने 4 एक्यूज के नाम बताए कि इन लोगों ने 4 लोग थे और इन लोगों ने मेरे साथ गैंग रेप किया। उसके बाद जो पुलिस ने जो पहले एफआईआर लॉन्च करी थी सेक्शन 307 के तहत, उसको चेंज किया गया और उसके बाद गैंग रेप का एलिमेंट उसमें डाला गया। उसके बाद ये इस लड़की की हालत और बिगड़ी और इसको सफदरजंग जो दिल्ली में हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट किया गया और वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद 29 सितंबर की सुबह को इसकी डेथ हो गई। क्योंकि जब डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी तो बताया ये गया कि इसकी जीभ काट दी गई थी और स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा इंजरी थी क्योंकि गले की हड्डी टूट गई थी, उसकी वजह से पैरालिसिस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई और उसकी उसी रीजंस की वजह से डेथ हो गई। उसके बाद उसी दिन रात को, मतलब सुबह जब इसकी डेथ हुई उसी दिन इसको हाथरस ले जाया गया वापस और उसी दिन रात को 2 बजे, मतलब कि अगले दिन सुबह 2 बजे इसका क्रिमिनेशन भी कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि क्रिमिनेशन जो किया वहाँ पे जो इसके लोग थे, जो इसकी फैमिली मेंबर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि इसका क्रिमिनेशन हो क्योंकि हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जब सनसेट हो जाता है तो किसी का भी क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ये माना जाता है हमारे हिंदू रिलीजन में। तो लोग जो इसकी फैमिली मेंबर्स थे वो पुलिस से रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन पुलिस ने इसका रात को 2 बजे क्रिमिनेशन कर दिया और बाद में पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला कि जब क्रिमिनेशन हो रहा था तब इसके फैमिली मेंबर्स वहाँ पे इन्वॉल्व थे, मगर फैमिली का ये कहना है कि हम वहाँ पे नहीं थे और पुलिस ने ज़बरदस्ती हमारी बेटी का क्रिमिनेशन किया। अब यहाँ पे जो है वो 2 सवाल मेजरली उठते हैं जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली पुलिस से हमें पूछने चाहिए, मोदी गवर्नमेंट को, योगी गवर्नमेंट को पूछने चाहिए कि ऐसी क्या जल्दी थी पुलिस को जो इसको क्रिमिनेशन करना पड़ा। दूसरा सवाल ये है कि ये घटना जो हुई थी वो 14 सितंबर को हुई थी और उसके बाद पुलिस वाले जब जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में गए, वहाँ पे गए, तब वो गए थे 20 तारीख को। तो 6 दिन तक पुलिस वाले क्या कर रहे थे, 6 दिन तक उसकी स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड की गई। तो यहाँ पे ये जो 2 बड़े सवाल हैं, आई थिंक पूरा देश इस 2 सवालों का आंसर जानना चाहता है और यूपी पुलिस से पूछना चाहता है कि क्रिमिनेशन करने की इतनी ज़्यादा जल्दी क्या थी। अब जो आज की रिपोर्ट है उसमें ये निकल के आया है कि आज जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बोला जा रहा है कि इस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ ही नहीं था। मतलब कि जो लोग इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उसकी फैमिली वाले गैंग रेप का बात कर रहे हैं, तो जो यूपी के एसपी हैं, उस जिले के जो एसपी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि गैंग रेप का एलिमेंट सामने ही नहीं आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और अब हम वेट कर रहे हैं फोरेंसिक रिपोर्ट का। अब सच क्या है दोस्तों, ये तो पता चलेगा जांच होने के बाद ही,
यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वो यहाँ पे एक और एलिमेंट भी लग रहा है, क्योंकि जो हाथरस है वहाँ पे कास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, और ये जो लड़की का परिवार है ये SC ST कैटेगरी में आता है, और जिन्होंने रेप किया है वो ठाकुर फैमिली से आते हैं, जो माना जाता है कि अपर क्लास है। और डेफिनेटली कास्ट सिस्टम की वजह से इंडिया में बहुत साल पहले से लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये एलिमेंट भी हो सकता है। मगर सच क्या है ये तो पता चलेगा जांच होने के बाद ही, जब फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 में रेप के बारे में जिक्र किया गया है, और रेप की डेफिनेशन वहाँ पे दी गई है। ये डेफिनेशन में पहले केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स ही इंक्लूड होता था, मगर फरवरी 2013 के बाद इस डेफिनेशन को अमेंडमेंट दिया गया और इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड की गई। जाहिर सी बात है वो बातें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप विकीपीडिया पर जाके रेप इन इंडिया सर्च करेंगे तो उस पेज का लिंक खुल जाएगा, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। मगर अगर मैं आपको ओवरऑल ऊपर से समझाऊँ तो रेप क्या होता है, अगर जब आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, वो रेप की कैटेगरी में आएगा अगर आपने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसकी मर्जी के खिलाफ, या फिर आपने उसकी मर्जी तब उसको थ्रेटन करने के बाद ली। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी लड़की को जान से मारने की धमकी दोगे और उसको बोलोगे अगर तू रेडी नहीं हुई तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा, वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। या फिर लड़की को आप पहले नशा करा दोगे किसी भी तरीके का और उसके बाद उसके साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की के साथ आपकी कोई लड़की अगर 18 साल से छोटी है, माइनर है, उसके साथ भी अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा। मगर इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर आपकी कोई लीगल वाइफ है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी अभी भी गांव ऐसे हैं जिसमें 18 साल से पहले शादी हो जाती है। अगर आपकी वो लड़की 18 साल से कम है लेकिन वो आपकी लीगल वाइफ है तो ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। मगर हाँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और वो 18 साल से छोटी है तो वो रेप की कैटेगरी में आ सकता है, अगर वो लड़की वहाँ पे जाके कंप्लेन कर दे तो। अब यहाँ पे वाइफ के साथ भी एक डेफिनेशन में एक वाइफ का भी दिया हुआ है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहते हैं और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो डेफिनेटली मतलब अगर दोनों की मर्जी से हो रहा है तो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। मगर हस्बैंड एंड वाइफ अगर साथ में नहीं रहते और उसके साथ वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। या फिर हस्बैंड भी अपनी वाइफ को फोर्स नहीं कर सकता सेक्स के लिए, अगर वो ऐसा करता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा और उसको 2 साल की सज़ा हो सकती है हस्बैंड को। तो ये डेफिनेशन हमारे लॉ में प्रोवाइड की गई है रेप के लिए, और इसी डेफिनेशन के बेस पे हमारे यहाँ दोस्तों रेप के केसेस के फैसले सुनाए जाते हैं। अगर कोई भी एक्यूज इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल होता है तो उसको सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत अकॉर्डिंगली सजा दी जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में रोज 120 केसेस रिपोर्ट होते हैं रेप के। अब इसमें से 40% केसेस ऐसे होते हैं जो माइनर्स के साथ होते हैं, और उसमें से भी 95% केसेस ऐसे होते हैं जो रेप करने वाले उन लड़कियों के रिश्तेदार होते हैं या फिर फ्रेंड्स होते हैं। अब ये तो 120 नंबर तो वो हैं जो रिपोर्ट होते हैं। अब आप सोचो कि इंडिया जैसी कंट्री में कितने केसेस ऐसे होते होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं होते, और रिपोर्ट ना होने का जो मेजर रीजन है वो ये है कि लड़कियों को लगता है कि हमारी बदनामी हो जाएगी, या फिर पुलिस वाले FIR ही लॉन्च करते हैं क्योंकि उनको पैसे खिला दिए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं दोस्तों बात करना चाहूँगा रीजन्स ऑफ रेप की। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन जो रेप का है वो इलिटरेसी ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़े लिखे लोग रेप नहीं करते। अब जब इंडिया में इतने सारे रेप्स में जब एक्यूज से जब मुकदमा चल रहा होता है और जज पूछता है एक्यूज से कि भाई आपने रेप क्यों करा, तो बहुत सारी बातों में ये सामने आता है कि लड़के जो एक्यूज होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमें प्रोवोक किया गया रेप करने के लिए। अब ये भला कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की खुद अपना रेप तो कभी कराना नहीं चाहेगी। जब जज ने पूछा कि आप क्यों प्रोवोक होते हो तो वो कहते हैं कि लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे होते थे। इसका मतलब ये है कि जो लड़कियां साड़ी में घूमती हैं या फिर जो लड़कियां बुर्के में घूमती हैं, क्या उनके रेप नहीं होते? और एक चीज और यहाँ पे एक सामने निकल के आती है कि ऐसी न्यूज़ेस भी सामने कई बार आई हैं कि जहाँ पे मेन ने एनिमल्स के साथ सेक्सुअली अब्यूज किया। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने जानवरों को भी कपड़े पहना के सड़क पे छोड़ें। इसका दूसरा रीजन ये है कि जब कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ रात को पार्टी कर रही होती है या फिर शराब पी रही होती है तो लड़कों को लगता है कि अब ये सेक्स के लिए भी रेडी है। अब क्या होता है, जैसे कि एक पिंक मूवी बॉलीवुड की आई थी,
अब पिंक मूवी में भी बिल्कुल सेम चीज़ दिखाई गई थी कि लड़के लड़कियों के साथ पहले दोस्ती करी, फिर उनको शराब पिलाने ले गए और फिर लड़कों को लगा कि अब ये लड़कियां उनके साथ सोने को भी तैयार हो जाएंगी। अब इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़के के साथ ऐसा एक किस्सा हो गया कि वो कभी पार्टी में था, फिर लड़का लड़की दोनों ने शराब पी एंड दे स्लेप्ट टुगेदर। मगर ये चीज़ जब किसी लड़के के साथ एक बारी हो जाती है तो उसको लगता है कि सारी लड़कियां ही ऐसी हैं, मतलब मैं किसी भी लड़की को शराब पिला सकता हूँ, फिर उसके साथ बिस्तर में सो सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर उस सिचुएशन में जब वो एक्चुअली बिस्तर पे होते हैं लड़के और लड़कियों के साथ कोशिश करते हैं कि लड़कियां रेडी हो जाएं उनके साथ सेक्स करने के लिए, और फिर लड़कियां जब अपोज करती हैं उस चीज़ को, क्योंकि लड़कियां उनके पे भरोसा करके उनको अपना दोस्त समझ के शायद उनके साथ पार्टी करने के लिए रेडी हुई, मगर उस सिचुएशन में क्या होता है जब लड़की अपोज करती है तो लड़के फिर जबरदस्ती उन लड़कियों के साथ रेप कर देते हैं। और ये चीज़ें इतनी बेकार है हमारी सोसाइटी में कि इसी चीज़ की वजह से आई थिंक लड़कियां बहुत ज़्यादा डरी डरी घूमती हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी, और किसी के साथ, किसी अनजान के साथ तो बिल्कुल भी, या फिर अपने दोस्तों के साथ भी 10 बार बाहर जाने से पहले सोचती हैं, क्योंकि ऐसी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। इसका जो तीसरा रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आपसी रंजिश, मतलब कि इसमें आप मैन ईगो ले लो, या फिर जो मैंने अभी कास्ट सिस्टम के लेकर बात करी कि कोई बंदा किसी से जेलसी कर सकता है, कोई बंदा किसी से लड़ सकता है, कोई बंदे को लगता है कि मुझे इससे नफरत है इस लड़की से। अब ऐसा मेल ईगो वाला पॉइंट तब आता है, एंगल तब आता है जब लड़कियां, मान लीजिए कोई आपके कॉलीग हैं, कोई साथ में काम कर रही है और वो आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, आप भी उसी एज ग्रुप के हो, सेम क्वालिफिकेशन है, मगर लड़की में ज़्यादा टैलेंटेड है, तो ऐसे भी कई लोग मैंने देखे हैं, न्यूज़ में देखा है कि लड़कों में मेल ईगो हो जाता है और फिर जब भी उनको मौका मिलता है वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं और रेप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा अपने ही देश के बारे में। हमारे इंडिया में जो रेप की सज़ा है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ। हालांकि यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेप्शन दी गई, जहाँ पे जैसे कि निर्भया के केस में ब्रूटैलिटी बहुत ज़्यादा थी तो उनको हैंग टिल डेथ वाली सज़ा दी गई, मगर नॉर्मली रेप के केस में इंडिया में जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ ही है। इसके बाद यूएस में भी सेम सज़ा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, लेकिन चाइना में इसकी सज़ा है हैंग टिल डेथ और कैस्ट्रेशन भी है किसी किसी केसेस में। सऊदी अरेबिया में इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सज़ा है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि किसी ने किसी का रेप किया है तो उसका बीच चौराहे पे जाके सबके सामने गला काट दिया जाता है, और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर जब ये प्रूव हो जाए कि उसने रेप किया है। अफगानिस्तान, ईरान, इराक में इसकी जगह हैंग टिल डेथ है, मगर अफगानिस्तान में कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे सर के अंदर गोली मार दी जाती है अगर ये प्रूव हो जाए कि उसने रेप किया है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स हैं। इंडिया का भी रूल यही कहता है कि अगर अगर ये प्रूव हो जाता है और कि आपने किसी का रेप किया है तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगा जब तक आप मरोगे नहीं। तो मैं बात करना चाहूँगा कि इंडिया में जो नंबर ऑफ केसेस रोज रिपोर्ट होते हैं या फिर बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, उनको कैसे रोका जा सकता है। मेरे सजेशन में आई थिंक एक तो जो सज़ा है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होनी चाहिए, और उस सज़ा का, जैसे कि मैंने सऊदी अरेबिया की बात करी, सऊदी अरेबिया में जब सबके सामने गला काटा जाता तो सोचो जब जो इंसान इस चीज़ को देखता होगा क्या कभी उस इंसान की हिम्मत होगी कि वो रेप करेगा किसी का। मेरे को लगता है कि ऐसी कोई सिमिलर सी सज़ा इंडिया में भी होनी चाहिए, जहाँ पे किसी को अगर हैंग भी कर रहे हो तो उसको भी पब्लिकली या फिर उसका लाइव कवरेज टीवी में दिखाना चाहिए, ताकि लोग में दहशत पैदा हो कि रेप करने से उनके साथ क्या हो सकता है। दूसरा सजेशन मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि जो रेप के केसेस होते हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाए और फटाफट से केसेस जो हैं वो सॉल्व करे जाएं। अगर 10-10 साल बाद किसी रेप का केस का डिसीजन आएगा तो लोगों में उतना इम्पैक्ट नहीं बचता 10 साल बाद। सोचो अगर किसी का रेप आज हुआ है और 5 या 6 साल बाद उसका फैसला आ रहा है तो लोग उससे नहीं डरेंगे। हाँ, अगर विद इन 2-3 मंथ्स ही उसका फैसला है या विद इन 6 मंथ उसका फैसला है तो लोगों को वो केस याद रहेगा और लोग उससे डरेंगे। तीसरा बात जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जब भी कोई क्राइम होता है, चाहे वो रेप हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, सबसे पहले जो ग्राउंडली जो उस क्राइम में इन्वॉल्व होता है सरकार का बंदा, वो होती है पुलिस। तो हमारी पुलिस को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि जहाँ पे भी रेप का मामला है वहाँ पे वो 100% अपना 100% दे के इन्वेस्टिगेशन करें। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे अभी जो जिस हाथरस के केस की हम बात कर रहे हैं उस केस में भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हुई हैं, क्योंकि
वरना जो बॉडी को वो रात को 2 बजे नहीं जलाते। लेकिन तो मुझे यहाँ पे लगता है कि रेप के मामले में एटलीस्ट हमारी जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपके क्या सजेशन है दोस्तों, आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना कमेंट डालिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस फैले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।